हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन आज से आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर इन अपलोडिंग द वीडियोस। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो कि मैं इसे सीरीज़ बोल सकती हूँ कि नहीं, लेकिन इसका जो वीडियो होगा, आज का जो वीडियो होगा, उसका टॉपिक कुछ ऐसे होंगे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि नीट में कुछ सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सर्टेन चैप्टर्स के, मतलब कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स है जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब मस्ट है, मतलब बाकियों से कंपैरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक हम जो चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं वो इटसेल्फ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस इज फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। ये पढ़ के जब मैं खुद पढ़ी थी मैं पागल हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग इसको पढ़ के थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? वो बेसिकली एक चार्ट है। ओके, ये चार्ट टाइप है, मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ, जो कि हमें एक इनहेरिटेंस का रिकॉर्ड शो करते हैं, कुछ एक फैमिली ट्री का, मतलब एंसेस्ट्रल जनरेशन्स का। ये पहले तो चार्ट है, क्या करता है, शोज रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन traits for 2 or more ancestral generations। ठीक है, या तो डोमेस्टिक एनिमल्स के, ये किसके लिए अप्लाई हो सकती है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी अप्लाइड हो सकते हैं, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए भी अप्लाइड हो सकते हैं, और हम ये एक फैमिली ट्री के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पेडिग्री एनालिसिस समझने के लिए कुछ सर्टेन सिंबल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही सिंबल के बेसिस पे हम पेडिग्री चार्ट्स को तैयार करते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा स्क्वायर बनाएं, जो कि नॉट फिल्ड नहीं है, ये मतलब सिर्फ एक स्क्वायर का सिर्फ अंडरलाइन मैंने किया है, देखिए ये फिल्ड नहीं किया है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल मेल। ठीक है, और अगर हम एक सर्कल बनाते हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फीमेल। और हम अगर ऐसे एक रोम्बस बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हमें पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल, ये हमें आइडिया नहीं है। ओके, अगर इस सेम बॉक्सेस को हम कलर कर दें, मतलब हम फिल कर दें ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल मतलब कि हम जिस जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो से ये मेल अफेक्टेड है, या वो ट्रेट इस आदमी में हमें दिखने वाले। सपोज़ अगर हम हीमोफीलिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हीमोफीलिया आप लोगों को शायद पता होगा क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम एक वीडियो में ऐसे डिस्कस कर देंगे। इट्स बेसिकली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जिसमें कि आपको क्या होता है कि सिंगल जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अफेक्टेड होता है। तो अगर कोई इंजरी हुआ तो उसका नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होंगे या तो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे फिल कर दें बॉक्स को, तो ये हमारा हो जाएगा अफेक्टेड मेल। अगर हम सर्कल को फिल कर दें तो ये हमारा अफेक्टेड फीमेल। मैं फीमेल का सिंबल से शो कर देती हूँ। और अगर इस रोम्बस को अफेक्ट करते हैं तो हमें पता नहीं है उसका मेल होगा या फीमेल, लेकिन हमें ये पता है कि वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, हम इसको अफेक्टेड इंडिविजुअल लिख देते हैं, हमें पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेटिंग के बारे में। अगर इस तरह से सिंबल हम देंगे, दिस मीन्स मेटिंग, मतलब हम इसको पेरेंट्स भी कह सकते हैं। अगर हम
डबल डैश दे तो ये हो जाएगा कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग। अगर आपको कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो ये बेसिकली मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ओके डन। अब हम एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं ऐसे। अगर ऐसे आपको मिला कि ये है, फिर हम ऐसे एक सर्कल और एक स्क्वायर बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा पेरेंट्स और ये हो गया हमारा चिल्ड्रन। मतलब अगर इसे हम सपोज़ F1 जनरेशन के हैं तो ये F2 जनरेशन हो जाएगा हमारा। अगर हम ऐसे बनाते हैं, सपोज़ हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड और ये हो गया हमारा पेरेंट्स, ठीक है। अब सपोज़ हम ऐसे एक रोम्बस बनाते हैं और उसमें हम 5 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स के बारे में भी बता देती हूँ। ये ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन नीट इतना अनप्रेडिक्टेबल है, याद रखोगे तो अच्छा ही है। एक्स्ट्रा, बट अगर हो सके तो याद कर लेना। अगर हम एक सर्कल के बीच में डॉट दे या तो ब्लैंक सर्कल भी दे, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, हम ज़्यादातर इसी सिंबल का यूज़ करते हैं। और अगर हाफ हम ब्लैक दे तो ये होता है कैरियर। कैरियर मतलब सपोज़ हीमोफीलिया में हमें बताए कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो अगर किसी फीमेल का X-X है, ये X- अफेक्टेड जीन है और ये X है नॉर्मल जीन, ठीक है। तो ये हमारी कैरियर हो जाती है, मतलब ये कैरी करती है। अगर इससे ये किसी बेटे का हो गया, अगर X-Y होगा तो ये हमारा अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये हम इसको अफेक्टेड लिखना गलत होगा, मैंने यहाँ पे अफेक्टेड लिख दिया है। दिस इज़ बेसिकली द डिजीज़ कैरिंग जीन लिख सकते हैं हम इसको, डिजीज़ कैरिंग जीन, ठीक है। तो जो कैरियर है हम इस 3 सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी सिंबल का यूज़ किया जाता है। मतलब हमें अलग से प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि वो कैरियर है या नॉर्मल फीमेल है। अगर आप पेडिग्री चार्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आदत पड़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये 2 सिंबल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। अगर कभी आपको ये दिखे तो याद रखना कि वो कैरियर होंगे, ओके। फिर अगर ऐसे क्रॉस कर दिया जाए तो ये मतलब है डिसीज्ड, यानी कि डेथ। और अगर ऐसा सिंबल दिया जाए, ये हो गया आइडेंटिकल ट्विन। और अगर ऐसा हो तो हम सिर्फ ट्विन्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इन सिंबल्स के बारे में याद रखना होगा। यही सिंबल्स के इस्तेमाल करके हम पेडिग्री चार्ट्स बनाते हैं और उस पेडिग्री चार्ट्स को स्टडी करके हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो डिज़ीज़ क्या हो सकता है, क्या वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या तो एग्जैक्टली वो डिज़ीज़ है क्या, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, अगर हम इसके बारे में बात करने के लिए जाए तो ये कैसे हेल्प कर सकता है। इट हेल्प्स टू फाइंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स बाय knowing the phenotypes only, ओके। ये एक हो सकता है। द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप
of a person or a trait can also be known। यानी कि पेडिग्री एनालिसिस करके हम एक आदमी का उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर जो डिज़ॉर्डर्स है ह्यूमन बींग्स में जो एसोसिएट हो सकते हैं इनहेरिटेंस से, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली नंबर ऑफ डिज़ॉर्डर्स in humans are found to be associated with the inheritance of changed or altered chromosomes और जीन्स। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करते हैं तो हमें ये डिस्कवर होता है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस है या डिज़ॉर्डर्स है जो इनहेरिटेड होते हैं, या तो वो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर्स है या तो क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर, देयर बेसिकली जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स। सपोज हमने जो हमें पता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये जो सारे डिजीज़ेस है या डिज़ॉर्डर्स है, हमें पता है कि ये इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन ये पहले पता कैसे चला कि इनहेरिटेड होता है? तब पेडिग्री एनालिसिस किया गया था, एक फैमिली चार्ट को स्टडी किया गया था। ऐसा मिला गया था कि जिस बच्चे का उसके पापा या मम्मी का शायद वो सेम डिजीज़ है, तो इससे पता चला था कि शायद कोई जेनेटिक जो इनहेरिटेड होता है उस जीन में शायद कुछ डिफेक्ट है, जिससे पेरेंट के साथ साथ वो बच्चा का भी सेम डिजीज़ मिल रहा है। ऐसे ही अब जो जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मेंडेलियन डिज़ॉर्डर, एक होते हैं क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर। तो पहले हम मेंडेलियन डिज़ॉर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर्स के बारे में। तो हम मेंडेलियन डिज़ॉर्डर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।